सो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। हम लोग देख रहे थे कि भारतीय संविधान का करेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर्स क्या है। तो बहुत सारे फीचर्स हम लोग देख चुके हैं। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्यों है, 4 फैक्टर डिपेंड करता था इस पर। बहुत सारा डाइवर्सिटी है इंडिया में। लीगल लिमिनरीज थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और स्टेट और सेंटर के लिए तो एक ही संविधान है, इस वजह से भी लेंथीएस्ट हुआ। इस तरह का हम बात देखें। रिजिड है संविधान का संशोधन करना, फ्लेक्सिबल भी है संविधान का संशोधन करना, किस केस में क्या है, कौन सा प्रोविज़न है, हम लोग वो भी देखें। और फेडरल स्ट्रक्चर है विथ यूनिटरी वाइज्ड है। किसी फेडरल मतलब स्टेट और सेंटर का सेपरेशन है, दोनों का सब्जेक्ट में मतलब कानून बनाने का जो सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट अलग है और सेंट्रल सब्जेक्ट अलग है, इस तरह का भी देखें। लेकिन यूनिटरी फीचर्स भी देखें, जिस केस में सेंटर सुपीरियर हो जाता है, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विस है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट है, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ये सब यूनिटरी फीचर्स हैं। उसी तरह से अब हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक अगला फीचर है जो हमारे संविधान का एक बहुत ही सुंदर सा फीचर करेक्टरिस्टिक है, उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से लिया गया है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बेस्ड है एक प्रिंसिपल पर, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो कोऑपरेशन है और कोऑर्डिनेशन है उस पर आधारित है। जैसे जो लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाते हैं हमारे संविधान में, जो पार्लियामेंट में जो चुन के जाते हैं मेंबर, वो कानून बनाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसी के बीच से हम लोग मंत्री बनाते हैं मतलब एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। तो दोनों के बीच सहयोग है। जो मंत्री होते हैं वो लेजिस्लेचर भी होते हैं, है ना। जो लेजिस्लेचर होते हैं कोई ज़रूरी नहीं कि मंत्री हैं, कि सारा के सारा लेजिस्लेचर सारा मंत्री नहीं बन जाता। कुछ लेजिस्लेचर जो कुछ पार्टिकुलर आदमी पर्सन होते हैं उसको हम लोग एग्जीक्यूटिव बना देते हैं, मंत्री मंडल में स्थान देते हैं, जगह देते हैं। तो इस वजह से लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन रहता है। इसी पर आधारित है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब जुडिशियरी और लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव के बीच में पावर सेपरेशन है कम्प्लीटली, है ना। तो उस पर आधारित है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जैसा कि अमेरिका में है। दोनों के बीच कोई कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम लोग वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, वेस्ट मिनिस्टर एक जगह का नाम है, ब्रिटेन में है, जिसको जहाँ पे पार्लियामेंट वहाँ पर स्थित है, उस जगह का नाम वेस्ट मिनिस्टर बोला जाता है। इसलिए इस फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर को हम लोग चुन के भेजते हैं, मतलब इनडायरेक्टली टू द पीपल ऑफ इंडिया हो जाता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदेही हो जाता है उसका, एग्जीक्यूटिव को, मंत्रिमंडल को, विधायिका के प्रति एक जवाबदेह है। वो कुछ भी गलती करेगा तो उससे सवाल पूछा जाएगा। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा तो उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। दैट मीन्स एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का निर्माण होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो फीचर है, अब यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, उसका फीचर क्या होता है, उसका करेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो उसका करेक्टरिस्टिक यही है कि प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। कोई पूछता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, तो उसका मतलब ये नीचे है, सारा लिस्ट दिया हुआ है। नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव का होना है उसमें। नॉमिनल मतलब प्रेसिडेंट, रियल मतलब प्राइम मिनिस्टर। मेजॉरिटी पार्टी रूल करता है, मेजॉरिटी पार्टी रूल करता है मतलब फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम हमारे देश में अडॉप्ट किया गया है। इलेक्शन का प्रोसेस जो है, किस मतलब जीतने और हारने का प्रोसेस जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हम लोग बनाते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो बनाते हैं, उस केस में हम लोग फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किए। लेकिन कुछ प्रोविज़न में हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को भी अडॉप्ट किया, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, मेंबर ऑफ राज्यसभा हो गया, ये सब में। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो रियल एग्जीक्यूटिव चुनने के लिए, उन्हें प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट बनाने के लिए हम लोग
मेजोरिटी पार्टी रोल का सिस्टम अडॉप्ट किए हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मंत्रिमंडल का कोई भी मेंबर अगर कुछ भी करता है उसके लिए सारा मंत्रिमंडल जिम्मेदार होता है। वो साथ में डूबेंगे, साथ में उभरेंगे, और मतलब कुछ भी के लिए रिस्पॉन्सिबल है सारा मंत्रिमंडल, है ना। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजिग्नेशन देता है तो सारे कैबिनेट को ऑटोमेटिकली रिजाइन करना पड़ेगा, कोलैप्स कर जाएगा गवर्नमेंट, ठीक है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी मिनिस्टर मतलब गवर्नमेंट के पॉलिसी से डिनाई नहीं कर सकता है, मतलब साथ में खड़ा रहना है, कुछ भी गलत हो या कुछ भी बुरा हो या कुछ भी अच्छा हो उसमें, है ना। तो इसको बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑफ द मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन लेजिस्लेचर। जो मिनिस्टर होंगे, जो एग्जीक्यूटिव होंगे, वो लेजिस्लेचर का ही हिस्सा होंगे। अगर नहीं है तो विदिन 6 मंथ उनको चुन के आना पड़ेगा, ठीक है, आइदर राज्यसभा से और लोकसभा से। तो नेक्स्ट इसका फीचर है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का। प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। और डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउसेस जो होता है लोकसभा और असेंबली, स्टेट में असेंबली और सेंटर में लोकसभा, उसका डिसोल्यूशन होता है आफ्टर टर्म ख़त्म होने के बाद, है ना, या या मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने के बाद। अगर किसी का बहुमत नहीं है, प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी के पास बहुमत नहीं, तो डिजॉल्व कर सकता है। ये हमारा जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम पर आधारित है। लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। मेजर डिफरेंस यही है कि इंडियन पार्लियामेंट जो है सोवरिन नहीं है, जैसा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है। सोवरिन पार्लियामेंट कंसेप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सोवरिनिटी ऑफ पार्लियामेंट एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में पूछा हुआ है, बीपीएससी के मेंस में भी आया हुआ है, यूपीएससी में भी पूछा हुआ है ये सवाल। इसलिए सोवरिनिटी ऑफ पार्लियामेंट टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बाद में भी डिस्कस हम लोग डिटेल में करेंगे। सोवरिनिटी ऑफ पार्लियामेंट का मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है किसी भी तरह से, मतलब वो जुडिशरी पे भी सुप्रीम होता है। लेकिन इंडिया में, अमेरिका में क्या है, जुडिशियल सुप्रीमेसी है ना। लेकिन इंडिया में क्या है, दोनों दिया गया, दोनों के बीच बैलेंस को स्ट्राइक किया गया, बैलेंस स्थापित किया गया। किसी पर्टिकुलर केस में अगर वैसा कोई कानून बनाता है, कोई सा संविधान संशोधन करता है पार्लियामेंट जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो उसको जुडिशियरी स्ट्राइक डाउन कर सकता है। तो इसमें जुडिशियल सुप्रीमेसी स्टेब्लिश किया गया है। लेकिन जुडिशियरी को कंट्रोल करने के लिए या कुछ भी संविधान को प्रोविज़न को अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट के पास संविधान संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। तो दोनों के बीच एक बैलेंस स्थापित किया गया है, ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का रोल काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है, और इसलिए इसको प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी कहते हैं बहुत सारे लोग। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बताते जा रहा हूँ, जैसे कि इस केस में सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का टॉपिक है। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी, ये मैंने पहले ही बता दिया, फिर नेक्स्ट टॉपिक यही है। मैंने पहले बताया कि अमेरिका में जुडिशियल सुप्रीमेसी का कंसेप्ट अडॉप्ट किया गया है, और इंडिया में जो है मिक्स वर्जन है, दोनों के बीच स्थापित किया गया है। ब्रिटेन में जबकि सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का कंसेप्ट है, माने पार्लियामेंट वहाँ पे सॉवरेन है, पार्लियामेंट के पास कुछ भी कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका में जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है, इसलिए उसका कंसेप्ट वाइड है बहुत ज़्यादा, जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है। और इंडिया में जबकि वैसा नहीं है, इंडिया में नैरोअर है, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट इंडिया में नैरोअर है थोड़ा सा विथ रिस्पेक्ट टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडिया में जो प्रोविज़न इस्टेब्लिश्ड है वो अंडर आर्टिकल 21, इसका बोलते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो कि अंडर आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है, इसके तहत हमारा लिमिटेड है, ठीक है। कोर्ट उसको कुछ नहीं कर सकता है, मतलब वो वही कर सकता है जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया गया है लॉ के द्वारा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, मैंने लॉ के प्रोसेस के ड्यू कोर्स ऑफ लॉ वो कुछ नया कंसेप्ट भी लेके आ सकता है जो कि जस्टिफाइड हो, है ना। तो इसलिए अमेरिकन का जुडिशियल रिव्यू ज़्यादा ब्रॉड है विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन जुडिशियल रिव्यू, ओके।
तो ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीमेसी को भी कंसेप्ट को जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और अमेरिकन जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है, दोनों के बीच हमारा बैलेंस दिया गया है। कुछ संविधान के प्रोविज़न को हम लोग संशोधन कर सकते हैं, कुछ को हम लोग जुडिशरी उसको स्ट्राइक डाउन भी कर सकता है, जैसे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो वैसा कानून को। तो इस तरह से सेवेंथ जो करेक्टरिस्टिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब क्या हुआ कि सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी हमारा है, और विथ हियरार्की, मतलब ऊपर में सुप्रीम कोर्ट रहेगा, नीचे में हाई कोर्ट रहेगा, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट और एंड सो ऑन। तो इस तरह से, और कोई भी ऑर्डर कहीं भी वो मतलब फॉलो किया जाता है। अमेरिका में क्या है कि स्टेट जुडिशरी अलग है और सेंट्रल का जुडिशरी अलग है। स्टेट सब्जेक्ट पे स्टेट जुडिशरी फैसला सुना सकता है, और सेंट्रल में सेंट्रल जुडिशरी फेडरल जुडिशरी बोलते हैं। तो इस तरह से, तो यहाँ पे सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंस जुडिशियल को इंडिपेंडेंस बनाने के लिए उसको बहुत सारा प्रोविज़न दिया गया है संविधान में। जुडिशियली इंडिपेंडेंट काम करे, किसी के इन्फ्लुएंस में काम ना करे, तो उसके लिए क्या प्रोविज़न किया गया, जैसे कि जो जजेज होते हैं उसका टर्म को सिक्योर किया गया है, टेन्योर को सिक्योर किया गया है। उसको इम्पीच करना, उसको हटाना बहुत ही मुश्किल है। उसका जो प्रोविज़न है बहुत मुश्किल प्रोविज़न है, स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होता है दोनों। वो आगे देखेंगे हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो। और सेपरेशन भी दिया गया है जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। और जो जजेज होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं, उनका जो सैलरीज होता है पर्स है ना होता है, जो अलाउंसेस होता है, वो सबको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किया जाता है। मतलब वोटेबल नहीं होता है बजट के द्वारा। तो अगर वोटेबल नहीं होगा तो किसी बाइंडिंग नहीं होगा, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेचर का। तो इसलिए उसको इंडिपेंडेंट रखने के लिए इस सब प्रोविज़न बनाया गया है संविधान में। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी इंश्योर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करेक्टरिस्टिक फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फंडामेंटल राइट मेनली 6 फंडामेंटल राइट को ग्रांट किया गया है। पहला पता है कि राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18, एंड नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 and 24th, and right to freedom of religion 25th 28th, and cultural and educational rights 29 and 30, and right to constitutional remedy आर्टिकल 32। इस तरह से तो ये फंडामेंटल राइट है। हम लोग फंडामेंटल राइट एक अलग चैप्टर ही है, उसमें हम लोग देख लेंगे डिटेल्स। तो इसमें बहुत सारे सवाल यूपीएससी पीटी में भी पूछा हुआ और बीपीएससी में भी पूछता है, और अलग अलग हम लोग पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम में आता है अक्सर। इससे 2-3 डायरेक्ट सेंटेंस उठा कर रख देता है, जैसे कि फर्स्ट लाइन जो है फंडामेंटल फंडामेंटल राइट आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियाज ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये सेंटेंस डायरेक्टली एग्जाम में पूछा हुआ है। यूपीएससी में डायरेक्ट यही उठाकर सेंटेंस को रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, फंडामेंटल राइट किसको बढ़ावा देता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। और सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को कौन बढ़ावा देता है? डीपीएसपी। इसलिए दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जबकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है फंडामेंटल राइट।
ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट इसलिए ग्रांट किया गया है ताकि लेजिस्लेचर जो है या एग्जीक्यूटिव जो है, जो विधायिका है या कार्यपालिका है, वो अपने मनमर्जी ना कर सके, आर्बिट्रेरी लॉ नहीं बना सके, आर्बिट्रेरी लॉ नहीं बना सके, कोई भी कानून नहीं बना सके। अगर वैसा कानून जो संविधान सम्मत नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, उसको स्ट्राइक डाउन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है या कोर्ट कर सकता है। और फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है किसी भी सिटीजन का, तो क्या है, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट उस फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए रिट्स का इस्तेमाल करता है। रिट्स 6 ठो रिट पढ़ना है हम लोग को, इसमें हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड क्यो वारंटो, ये 6 ठो एक्ट रिट जो है हम लोग को सुप्रीम कोर्ट विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस 6 रिट्स पिटीशन हम लोग फंडामेंटल राइट को इंश्योर करवाते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो अगर फंडामेंटल राइट वायलेशन होता है तो कोई भी एग्रीव्ड पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है, और गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के एक सवाल डायरेक्टली पूछा हुआ है कि हु इज़ द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट, तो सुप्रीम कोर्ट आंसर होगा। हु इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन फंडामेंटल राइट क्या एब्सोल्यूट है? नहीं, एब्सोल्यूट नहीं। एब्सोल्यूट मतलब हर परिस्थिति में लागू नहीं किया जा सकता है, इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। ये सैंक्रोसैंक्ट नहीं है, इसको कर्टेल किया जा सकता है, इसको रिपील भी किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में भी कुछ फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर सवाल आता है एग्ज़ाम में। तो इसको पार्ट 4 में रखा गया है, हम लोग जानते हैं पार्ट 4 में रखा गया है, और इसको नोबल फीचर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और इसमें मेनली जो प्रोविजंस हैं वो 3 प्रिंसिपल पर आधारित हैं। पहला सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल, तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो कुछ प्रोविजन सोशलिस्टिक हैं, जो नेहरू जी से इन्फ्लुएंसेस हैं, नेहरू जी के सोशलिस्टिक विचारधारा से प्रभावित हैं। कुछ प्रोविजन जो हैं गांधीयन हैं, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री या लघु उद्योग का निर्माण करना, जैसे कि जो दुधारू पशु हैं या है ना, उनको मतलब सेफ गार्ड करना, या जैसे इन्वायरमेंट का जो सेफ गार्ड है वो सब, या तो फिर इन्फॉर्म सिविल कोड जैसे है वो सब, जैसे कि है ना, इस तरह का जो कुछ प्रोविज़न इंटेलेक्चुअल हैं और कुछ गांधी है ना, इसको डिटेल में हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जब देखेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो ये वाला जो नेक्स्ट लाइन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी आर मींट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। डायरेक्ट लाइन पूछा हुआ यूपीएससी के सवाल में, प्रीलिम्स में, और इसको मेंस में भी पूछता है तो एलिब्रेट करने के लिए बोलता है, इसको एग्जामाइन करने के लिए बोलता है कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब क्या, उसको कैसे प्रमोट करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ग्रांट किया हुआ है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है कि ये नॉन जस्टिसेबल होता है कोर्ट के द्वारा। अगर इसका पालन स्टेट नहीं करता है, अगर गवर्नमेंट नहीं करता है, तो उसके लिए उसे कोर्ट में नहीं घसीट सकते हैं हम लोग, कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं, मतलब नॉन जस्टिसेबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में जो भी प्रोविजंस हैं वो नॉन जस्टिसेबल हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, फंडामेंटल है गवर्नेंस के कंट्री में। ठीक है, दिस प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल। और स्टेट का ड्यूटी होगा कब, जब कानून बनाते समय स्टेट का ड्यूटी होगा कि इन सब प्रिंसिपल को कानून बनाते वक्त ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या था
कि कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं इसको, वायलेशन अगर होता है तो, लेकिन फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करा सकते हैं कोर्ट के द्वारा अगर वायलेशन होता है तो। लेकिन फिर भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, जो मेनली 3 प्रिंसिपल पर आधारित है, गांधीयन प्रिंसिपल और सोशलिस्टिक प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, जो कि हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे तो देखेंगे, मेनली 3 प्रिंसिपल पर आधारित है। ये नॉन जस्टिसेबल है लेकिन फिर भी फंडामेंटल इन गवर्नेंस है। मिनर्वा मिल्स केस में 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है बेडरॉक पे आधारित है। कौन सा बेडरॉक पे? फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये दोनों के बेडरॉक पे बेस्ड है हमारा संविधान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट फीचर है फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि ओरिजिनल संविधान में नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटीज़, लेकिन बाद में ऐड किया गया इमरजेंसी के दौरान। कब? इमरजेंसी के दौरान 1975 और 77 के बीच में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछता है अक्सर एग्ज़ाम में कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब ऐड किया गया है और किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऐड किया गया था। और एक फंडामेंटल ड्यूटी बढ़ाया गया है 2002 में, लास्ट वाला 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बढ़ाया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। फंडामेंटल ड्यूटी को पार्ट 4A में रखा गया है, जो बाद में ऐड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटी जैसे रिस्पेक्ट करना है संविधान को, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है, सॉवरेनिटी को, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मैंने एकता और अखंडता स्वायत्तता को प्रोटेक्ट करना है कंट्री का, है ना। प्रमोट करना है स्पिरिट, स्पिरिट कौन सा स्पिरिट को प्रमोट करना है? कॉमन ब्रदरहुड को, है ना। और इस तरह का बहुत सारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। टोटल 11 है और इसको याद रखना चाहिए क्योंकि मेंस में भी बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, डायरेक्ट पूछा हुआ है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, इसको लिखिए, तो याद रहेगा तब भैया आप लोग लिख पाएंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटी इसलिए ऐड किया गया और लॉजिक इसके पीछे यही दिया गया कि जब आप फंडामेंटल राइट को क्लेम करते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा मौलिक अधिकार है ये चीज़, तो उसमें आपका कुछ ड्यूटी भी बनता है स्टेट के प्रति, नेशन के प्रति, राष्ट्र के प्रति, तो इसलिए इसको ऐड किया गया, है ना। वाइल एंजॉइंग देयर राइट्स दे हैव आल्सो टू बी क्वाइट कॉन्शियस ऑफ ड्यूटीज दे ओ टू द कंट्री, है ना। तो जब फंडामेंटल राइट को आप जब एंजॉय करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटी का भी कुछ कर्तव्य बनता है, इसलिए इसको इनकॉर्पोरेट किया गया बाद में। ये भी नॉन जस्टिसेबल है, जैसा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी नॉन जस्टिसेबल है, तो फंडामेंटल ड्यूटी भी नॉन जस्टिसेबल है। अगर फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य अगर आप नहीं निभाते हैं तो आपको कोई कोर्ट में घसीट नहीं सकता, कोर्ट के द्वारा उसको पालन नहीं करवा सकता है, कहने का मतलब। नेक्स्ट फीचर है सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट मतलब जो हमारा संविधान में सेकुलर टर्म जो बाद में डाला गया है, ये भी डाला गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में डाला गया है, ओरिजिनल संविधान में नहीं था। लेकिन ओरिजिनल संविधान जब बना था उसमें सेकुलर टर्म नहीं लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या? संविधान सेकुलर नहीं था, संविधान फिर भी सेकुलर था। उसका कुछ प्रोविज़न ऐसा है जिससे इंश्योर हो जाता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है। जैसे कि फंडामेंटल राइट में कुछ दिया गया था, प्रियम्बल में भी जैसे लिखा हुआ है कि लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो लिबर्टी होना चाहिए बिलीफ में, फेथ में, वर्शिप में। तो ये भी इंश्योर करता है कि हमारा जो पॉलिटी है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर है। दूसरा आर्टिकल 14 में भी लिखा हुआ फंडामेंटल राइट में कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो इससे भी पता चलता है कि सभी इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए, धर्म का आधार पर नहीं होना चाहिए, कास्ट, क्रेड, संप्रदाय के नाम पर नहीं होना चाहिए, सभी के लिए बराबर कानून बनेगा, तो इससे भी पता चलता है कि सेकुलर है। उसी तरह से आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया और आर्टिकल बहुत सारा है, जैसे कि 25 से 28 हो गया, फ्रीडम ऑफ एक्शन साइंस जो है ना, उससे भी पता चलता है कि हमारा पॉलिटी जो है सेकुलर है। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब नहीं लिखा हुआ था सेकुलर टर्म, उसके बावजूद भी संविधान सेकुलर था। लेकिन क्या हुआ 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा एक्सक्लूसिवली सेकुलर टर्म प्रियम्बल में डाल दिया गया।
तो ये वाला सवाल पूछता है अक्सर इसके बावजूद भी, ठीक है। और बहुत सारा आर्टिकल है जो संविधान को सेकुलर बनाता है, ये सब, ठीक है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया आर्टिकल 44, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित करने के लिए स्वतंत्रता है आर्टिकल 30, उसको चलाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, है ना, आर्टिकल 28। तो इस तरह से सारा फ्रीडम दिया गया है इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और कास्ट क्रीड जो भी। तो ये सब इंश्योर करता है कि पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेकुलर है। लेकिन सेकुलर का मीनिंग क्या है हमारे पास? सेकुलर का मीनिंग हमारा जो है वो पॉजिटिव कंसेप्ट है। वेस्टर्न कंसेप्ट सेकुलरिज्म का क्या होता है, उसमें क्या है कि स्टेट और रिलीजन दोनों अलग है, दोनों को अलग रखा गया, सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन है। मतलब स्टेट को कोई मतलब नहीं रहेगा रिलीजन से, लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है। इंडिया चूँकि मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, इसलिए यहाँ पे सेकुलरिज्म का कंसेप्ट पॉजिटिव कनोटेशन है, और इसका मतलब होता है कि गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। मतलब तो रहेगा लेकिन सभी के लिए बराबर रहेगा। अगर प्रोटेक्ट करेगा तो सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। रिस्पेक्ट करेगा तो सबको इक्वली रिस्पेक्ट करेगा। कोई प्रोविज़न बनाया जाएगा तो इक्वली बनाया जाएगा, सबके लिए इक्वली फॉलो होगा, ठीक है। तो इस तरह से इंडियन सेकुलरिज्म का कंसेप्ट जो है पॉजिटिव कॉनोटेशन में है, लेकिन वेस्टर्न सेकुलरिज्म का कंसेप्ट जो है वो सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट पर आधारित है, जो कि नेगेटिव कंसेप्ट है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो पुराना सिस्टम जो था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, उसको हटा दिया था। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था 1909 में सबसे पहले, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो आया था 1909 माउंटे मिर्लो रिफॉर्म, उसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, जिसमें मुस्लिमों को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट का व्यवस्था किया गया था जो धर्म के आधार पर था। उसको बाद में बढ़ा के 1932 में कम्युनल अवार्ड जब दिया गया था, उसमें डिप्रेस्ड क्लास को भी, मतलब एक पर्टिकुलर जो मार्जिनलाइज्ड लोग थे, जो अनप्रिविलेज्ड लोग थे, उनको भी दिया गया था, डिप्रेस्ड क्लास के लोग को, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक किया था। और बाद में फिर समझौता हुआ था अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच में, जिसको पुणे पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो उसमें समझौता हुआ कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया है डिप्रेस्ड क्लास को, उसको हटा दिया जाएगा और उसमें रिजर्व सीट कर दिया गया था। तो आज के डेट में आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो चलते आ रहा था, धर्म के आधार पर जो इलेक्टोरेट का व्यवस्था किया गया था, उसको हटा दिया गया है। और लेकिन क्या है कि कुछ सीट को रिजर्व कर दिया गया, किसके लिए? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग इतने पिछड़े थे कि उन लोग को रिप्रेजेंटेशन देना बहुत ज़रूरी था रिजर्व करके, ठीक है। तो इस तरह से हमारा था। नेक्स्ट है फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सभी के लिए वोटों का अधिकार। एडल्ट मतलब 18 एंड एबव ऑफ एज। पहले 21 साल का एज हुआ करता था वोटिंग का, लेकिन क्या है कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में इसको 21 साल से 18 साल कर दिया गया। 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया, ठीक है। राइट टू वोट यहाँ पर यूनिवर्सल मतलब सभी को दिया गया है, मतलब गरीब अमीर पढ़ा लिखा धन दौलत के आधार पर नहीं, जैसा कि अंग्रेज़ों के टाइम में था। कुछ पार्टिकुलर पढ़े लिखे लोगों को ही वोट का अधिकार दिया गया था, फिर बाद में महिलाओं को दिया गया धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पर आज़ादी के बाद सभी को बराबर का अधिकार दिया गया, वोट का अधिकार दिया गया। अमीरी गरीबी पढ़ाई लिखाई धन दौलत के आधार पर नहीं डिफ्रेंशिएट किया गया, नहीं डिस्टिंग्विश किया गया, मतलब सभी वोटिंग पावर सभी के लिए इक्वल है। गरीब का भी वोट का वैल्यू उतना ही है जितना एक अमीर का वैल्यू है। इस तरह से यूनिवर्सल हो गया। एडल्ट मतलब एक पार्टिकुलर एज को डिफाइन किया गया, मतलब 21 साल पहले था, उसके बाद में 18 साल कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसा इसलिए अडॉप्ट किया गया क्योंकि हमारा देश बहुत हाईली मतलब वास्ट साइज़ का था, ह्यूज पॉपुलेशन था, हाई पॉवर्टी था, सोशल इनक्वलिटी था, ओवरवेलमिंग इलिटरेसी था। इस वजह से हम लोग इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट किए, और ये बहुत ही बोल्ड एक्सपेरिमेंट था उस टाइम का, क्योंकि वैसे आदमी को भी वोटिंग पावर दिया गया जो
पढ़े लिखे नहीं थे, जो अच्छे बुरे में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे, है ना, उनको भी वोटिंग पावर इक्वली दिया गया। और वोटिंग पावर इक्वली तो दिया गया, इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट का संचार हुआ, माने स्वयं, मतलब अंदर से आत्मविश्वास का बढ़ावा मिला, है ना। और ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को अपहोल्ड किया और माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया इस तरह से। तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट फीचर जो हमारे संविधान का है वो सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब यहाँ स्टेट का सिटीजनशिप नहीं है और सेंटर का सिटीजनशिप नहीं है, मतलब जो भी है सिंगल सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप है। अच्छा, लेकिन अमेरिका में क्या है, स्टेट का सिटीजनशिप अलग है और नेशनल सिटीजनशिप अलग है। तो अनलाइक यूएसए, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है ना। लेकिन सिंगल सिटीजनशिप देने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारा जो कन्फ्लिक्ट देखा गया है, कम्युनल राइट देखा गया है, क्लास कन्फ्लिक्ट देखा गया है, कास्ट के आधार पर थोड़ा सा झगड़ा देखा गया है ना, लिंग भाषा के आधार पर भी देखा गया है, महाराष्ट्रियन, यूपी, बिहार, ये सब के बीच में, और साउथ नॉर्थ के बीच में। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा गोल था संविधान का, जो सिंगल सिटीजनशिप का देने का जो गोल था, जो पर्पस था, उसको पूरा नहीं सही फुल्ली रियलाइज नहीं हो पाया है, क्योंकि आज भी हम लोग लड़ते रहते हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। इसलिए सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होना चाहिए कि हम एक हैं, हम भारतीय हैं, हम लोग रीजन के आधार पर बटे हुए नहीं हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट बॉडीज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे संविधान में सिर्फ पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का ही निर्माण नहीं किया, कुछ इंडिपेंडेंट बॉडी का भी प्रोविज़न दिया गया संविधान में, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, है ना, इलेक्शन कमीशन हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया। इस सब बॉडी इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया ताकि भारत के पॉलिटी एक सुदृढ़ और सुचारू रूप से चलता रहे। जैसे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाता है, पार्लियामेंट का, लेजिस्लेचर का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का। उसी तरह से कैग क्या करता है, ऑडिट करता है अकाउंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। ही एक्ट्स एज गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्सेस एंड कमेंट ऑन द लीगलिटी एंड प्रोप्राइटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो उसका सिर्फ एक्सपेंडिचर पार्ट नहीं देखता, उसका प्रूडेंस भी देखता है कि सही बुद्धिमानी से खर्च किया गया है कि नहीं, ये भी देखता है कैग। और क्या है, गार्जियन है पब्लिक पर्सेस का, ये पूछा हुआ सवाल है। हु इज़ द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्सेस? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सवाल पूछा हुआ है एग्ज़ाम में, यूपीएससी में। और नेक्स्ट इंडिपेंडेंट बॉडी है यूपीएससी, जो रिक्रूट करता है ऑफिसर्स को ऑल इंडिया सर्विस के लिए और सेंट्रल सर्विस के लिए भी। ठीक है। और प्रेसिडेंट को एडवाइस भी करता है यूपीएससी डिसिप्लिनरी मैटर पे। तो इसलिए यूपीएससी बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी। उसी तरह से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी इंडिपेंडेंट बॉडी है हर एक स्टेट में, स्टेट सर्विस को रिक्रूट करने के लिए और गवर्नर को एडवाइस करने के लिए डिसिप्लिनरी मैटर पर। तो इस तरह से संविधान जो है, संविधान में ये सब जो इंडिपेंडेंट बॉडी है उसका टेन्योर, उसका टर्म्स कंडीशन भी लिखा हुआ है। उसका इंडिपेंडेंट काम करेगा कैसे, जब तक इंडिपेंडेंट काम नहीं करेगा, जब तक वो अच्छा से काम नहीं करेगा। तो इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए इसका सिक्योरिटी टेन्योर को सिक्योर किया गया, उसका सर्विस कंडीशन को फिक्स किया गया, उसका जो एक्सपेंसेस है, जो सैलरीज, पर्क्स एंड अलाउंसेस जो है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किया गया ताकि वोटेबल ना हो। वोटेबल रहेगा तो लेजिस्लेचर के अंदर में रहेगा, अगर वोटेबल नहीं रहेगा पार्लियामेंट के द्वारा उसका एक्सपेंडिचर, तो इंडिपेंडेंट काम करेगा। तो इस तरह से ये सब इंडिपेंडेंस दिया गया, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट बॉडी बोलते हैं। तो इमरजेंसी प्रोविज़न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि प्रेसिडेंट प्रोमगलेट करता है, इमरजेंसी प्रेसिडेंट जारी करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, है ना। तो इमरजेंसी देने के पीछे रीज़न ये था, रेशनैलिटी ये था कि कुछ अनवांटेड या कुछ सिचुएशन को मीट करने के लिए, कुछ जो अनवारंटेड हो, है ना,
जो इमरजेंसी सिचुएशन हो क्रिएट हो जाए, जो सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना हो, यूनिटी एकता अखंडता को प्रोटेक्ट करना हो, कंट्री की सुरक्षा करना हो, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को प्रोटेक्ट करना हो, संविधान का रक्षा करना हो, तो उस सिस्टम से निपटने के लिए इमरजेंसी का प्रोविज़न लगाया गया। तो इमरजेंसी मेनली 3 तरह का होता है। आर्टिकल 352 जिसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, है ना, और स्टेट इमरजेंसी माने प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, और थर्ड वन है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको आर्टिकल 360 बोलते हैं। इसको इमरजेंसी चैप्टर में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो इसके जब भी इमरजेंसी लागू होता है तो क्या होता है, गवर्नमेंट जो है फेडरल स्ट्रक्चर जो है यूनाइटरी हो जाता है, मतलब सेंटर के हाथ में ज़्यादा पावर आ जाता है। ठीक है, टोटल कंट्रोल सेंटर का हो जाता है, मतलब जो भी फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनाइटरी हो जाता है। ठीक है, ये फीचर जो है वर्ल्ड में कहीं नहीं है, ये यूनिक फीचर है हमारे संविधान का। ठीक है, इस तरह का फीचर जो है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है इमरजेंसी प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट है 3 टियर गवर्नमेंट। 3 टियर गवर्नमेंट मतलब फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट होगा, स्टेट के नीचे फिर पंचायती राज जो कि 73rd 74th में दिया गया संविधान संशोधन में, बाद में 73rd में फिर पंचायती राज को भी ऐड किया गया। ये भी कहीं नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये सिर्फ इंडिया में ही है। ठीक है, 92 में ऐड किया गया था, इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट 9 में ऐड किया गया, और शेड्यूल 11। ठीक है, ये सब पूछता है एग्जाम में, डायरेक्ट डाल देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन में डाल देता है इसमें। 74th में म्यूनिसिपलिटी, इसको पार्ट 9A भी बोलते हैं, और 73rd में 92 में पार्ट 9 पंचायती राज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है जो 3 टियर गवर्नमेंट है, मतलब 3 लेवल में गवर्नमेंट है, सेंटर, स्टेट और पंचायती राज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डाला गया 2011 में। इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, मतलब इसमें क्या था कि आर्टिकल 19 के तहत मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन करना फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट, कोऑपरेटिव सोसाइटी हम बना सकते हैं, फंडामेंटल राइट है हमारा। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को भी जोड़ा गया एक एक्स्ट्रा 43rd B में। तो इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इम्पोर्टेंट फीचर है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो आर्टिकल है 243 में ही पंचायती राज है। ठीक है, 243 का ZH से स्टार्ट होता है ZT तक कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इस बार पूछा हुआ था BPSC में इस बार सवाल 66 में कि पंचायती राज का जो 29 सब्जेक्ट है वो कौन सा आर्टिकल में रखा हुआ है। 243 का G, 243 का E, 243 का F, ऐसे करके। तो इस तरह से आर्टिकल कभी कभी डाल देता है, तो इसलिए मेनली आर्टिकल को याद रखना चाहिए, मन आर्टिकल को। तो 243 G में है हमारा 29 सब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है और करेक्टरिस्टिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। कोऑपरेटिव सोसाइटी को डाला गया पार्ट 9B में। 9A में क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज़, और 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्ट 9B में। कोऑपरेटिव सोसाइटी फंक्शन करेगा डेमोक्रेटिक मैनर में, प्रोफेशनल मैनर में, ऑटोनोमस होगा और इकोनॉमिकली साउंड होगा। इसका सारा प्रोविज़न पार्ट 9B में लिखा हुआ है। ठीक है, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टेट लेजिस्लेचर को मतलब स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट पार्लियामेंट इसके संबंध में कानून बनाए, पार्ट 9B में ऐसा लिखा हुआ है। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हम लोग देख लिए। संविधान का जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा करेक्टरिस्टिक है, जो फीचर है, क्या क्या है, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं क्विकली रिवर्स में। जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, और नेक्स्ट क्या है 3 टियर गवर्नमेंट, नेक्स्ट क्या है इमरजेंसी प्रोविज़न, नेक्स्ट क्या है इंडिपेंडेंट बॉडीज UPSC, CAG और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इस तरह से इलेक्शन कमीशन, है ना, इंडिपेंडेंट बॉडी हो गया। और सिंगल सिटीजनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, स्टेट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट
बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इंडियन नेशनलिटी एक ही सिंगल सिटीजनशिप दिया गया इररिस्पेक्टिव ऑफ, अनलाइक अमेरिका। अमेरिका में दो सिटीजनशिप है, स्टेट का अलग और सेंटर का अलग, नेशनल का अलग। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ पे यूनिवर्सल दिया गया है, मतलब सभी को दिया गया, अमीरी गरीबी धन दौलत पढ़ाई लिखाई के आधार पर नहीं दिया गया, सभी को बराबर अधिकार दिया गया, वोटिंग पावर, सबका वोट का वैल्यू इक्वल होगा, है ना। और 21 साल से 18 साल कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन में, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है हमारा कि सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट मतलब ओरिजिनल संविधान में नहीं था, लेकिन फिर भी बाद में 42वां संशोधन में डाल दिया गया। सेकुलर पहले से भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा प्रोविज़न ऐसा है जो संविधान को सेकुलर बनाता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट का बहुत सारा प्रोविज़न है, बहुत सारा डीपीएसपी का जो प्रोविज़न है, तो ये सब सेकुलर पहले से बनाता था, लेकिन एक्सक्लूसिवली डाला हुआ नहीं था। लेकिन 42nd अमेंडमेंट में इसको 1976 में डाल दिया गया, है ना। नेक्स्ट है हमारा प्रोविज़न है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, इसके पीछे लॉजिक यही है कि जब फंडामेंटल राइट आप एंजॉय करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटी भी बनता है आपका, कुछ मौलिक कर्तव्य भी बनता है आपका जो नेशन के प्रति, राष्ट्र के प्रति, तो उसको भी आप निभाइए जब एंजॉय कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल ड्यूटी टोटल 11 है, जो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर डिपेंड करता है, के आधार पर दिया गया है। और इसमें टोटल 11 है। लास्ट वन वाला जो है 86 वाला का 86 संविधान संशोधन में डाला हुआ है 2002 में, जो राइट टू एजुकेशन वाला डाला, 6 से 14 वाला मौलिक अधिकार, जो 6 से 14 साल के बच्चे के लिए शिक्षा का व्यवस्था करना है, गार्जियन का, पेरेंट का, ये मौलिक कर्तव्य है। तो ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल इन गवर्नेंस है और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है डीपीएसपी। और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कौन प्रमोट करता है? फंडामेंटल राइट। तो डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में 3 प्रिंसिपल आधारित है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, है ना। नेक्स्ट था फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट को यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, डीपीएसपी को आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी था। इंटीग्रेटेड मतलब सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशियरी, मतलब विथ हिरार्की, मतलब ऊपर में सुप्रीम कोर्ट रहेगा, नीचे में हाई कोर्ट रहेगा, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसका एंड सो ऑन, और सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशियरी होगा। और इंडिपेंडेंस के लिए उसका सर्विस टर्म्स कंडीशन इंश्योर करने के लिए उसको इंडिपेंडेंट बनाया गया। उसको इंडिपेंडेंट काम करने के लिए बहुत सारा प्रोविज़न दिया गया, जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे उसका सैलरी पर अलाउंसेस चार्ज किया जाता है, और उसका सर्विस कंडीशन को हम लोग डिमिनिश नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टेन्योर। और उसका जो बाइंडिंग और डिसीजन वगैरह बाइंडिंग होता है, और जो उसका हम लोग जो जजेज का कंडक्ट है, जो जजेज का कोर्ट में कंडक्ट है, उसको हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर में। ये सब इंडिपेंडेंस बनाने के लिए प्रोविज़न दिया गया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। मतलब इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, और जैसा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सोवरेन है, और इंडिया में जुडिशियल रिव्यू भी है, और अमेरिका में क्या है, जुडिशियल सुप्रीमेसी है। ये मैंने बताया था उस समय अच्छे से। और इंडिया में जबकि जुडिशियल रिव्यू और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के बीच में स्ट्राइक बैलेंस किया गया है, बैलेंस स्ट्राइक किया गया है। मतलब कुछ प्रोविज़न को पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है संविधान का, अपना कानून बना करके, संविधान संशोधन करके, लेकिन उसी कानून को अगर संविधान सम्मत नहीं होगा तो जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है। तो इस तरह से जुडिशियल रिव्यू और पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, ये दोनों के कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया जो है, इंडिया में जो पॉलिटी है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो करेक्टरिस्टिक होता है वो मैंने बता दिया था, 6 टोटल ये सब है। नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव होता है। नॉमिनल मतलब प्रेसिडेंट, रियल मतलब प्राइम मिनिस्टर, एंड
मेजोरिटी पार्टी रूल करता है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम के तहत यहाँ पे होता है इलेक्शन। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव का होता है लेजिस्लेचर के प्रति। ये सवाल पूछा हुआ है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर, है ना। और मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर होता है लेजिस्लेचर, जो मिनिस्टर होगा लेजिस्लेचर का हिस्सा होता है उसे चुन के आता है, अगर नहीं है तो विदिन 6 मंथ उसको बनना पड़ता है लेजिस्लेचर का हिस्सा। और लीडरशिप जो होता है प्राइम मिनिस्टर का होता है। ये पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर्स है। और नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम मतलब सेंटर होगा, स्टेट होगा, है ना, दोनों के बीच सेपरेशन ऑफ पावर होगा। स्टेट सब्जेक्ट पे कानून स्टेट को बनाने का होगा, और सेंट्रल सब्जेक्ट पे पावर कानून बनाने का पावर सेंट्रल के पास होगा, और जो कॉमन है उसको कनकरेंट लिस्ट बोलते हैं। तो इस तरह से फेडरल सिस्टम है। लेकिन कुछ जो सिचुएशन में कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसा कि कुछ प्रोविजंस है, उस केस में भी यूनाइटरी हो जाता है। यूनाइटरी बाइज है मतलब, ठीक है, मतलब यूनाइटरी बाइज मतलब सेंटर को ज़्यादा पावर दिया गया स्टेट के ऊपर, स्टेट के रिस्पेक्ट में। यूनाइटरी की कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ये साबित करता है कि यूनाइटरी है। सिंगल सिटीजनशिप है, ये भी साबित करता है। सिंगल सिटीजनशिप, सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का फ्लेक्सिबल है, मैंने उसको संविधान संशोधन करना फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, तो दोनों है, इस वजह से यूनाइटरी हो जाता है। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, मतलब सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, इसलिए यूनाइटरी है। अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट का जो अपॉइंटमेंट करता है वो सेंटर के द्वारा होता है, इसलिए यूनाइटरी है। ऑल इंडिया सर्विसेज जो है IAS IPS और फॉरेस्ट सर्विस, इसकी वजह से वो यूनाइटरी हो जाता है, क्योंकि वो UPSC कंडक्ट करती है। UPSC सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूशन है। इमरजेंसी प्रोविजन में सेंटर के पास पावर आ जाता है, पूरा फुल कंट्रोल हो जाता है स्टेट के ऊपर, इसलिए यूनाइटरी बाइज्ड है। लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या क्या करेक्टरिस्टिक है फेडरल सिस्टम का सेपरेशन ऑफ पावर, दोनों गवर्नमेंट के बीच डिवीजन ऑफ पावर होता है, स्टेट सब्जेक्ट और सेंट्रल सब्जेक्ट। मतलब लिखित संविधान है हमारा, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है, ये साबित करता है कि फेडरल सिस्टम है। संविधान का रिजिडिटी जो है, संविधान संशोधन करना मुश्किल है, उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाता है बहुत सारा प्रोविजन को, इसलिए रिजिड संविधान संशोधन करना रिजिड होता है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और बाई कैमरलिज्म मतलब 2 सदन है। 2 सदन रहने की वजह से कानून बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, मतलब कोई हैस्टी कानून को मतलब जल्दीबाजी में कोई कानून पास नहीं कर सके, इसलिए 2 बाई कैमरल का व्यवस्था किया गया, राज्यसभा और लोकसभा, बाई कैमरलिज्म। मतलब अगर कुछ गलतियाँ होगी तो अगले सदन में जाकर के वो करेक्ट हो जाती है, एक स्टेप और डाला गया है कहने का मतलब, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी। हमारा संविधान को संशोधन करना मुश्किल भी है और आसान भी है। कुछ प्रोविज़न को बहुत मुश्किल है संशोधन करना, कुछ प्रोविज़न को बहुत ही आसान है। संविधान संशोधन करने का जो प्रोविज़न है आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है, और उसके तहत 2 तरीके से किया जाता है संविधान संशोधन, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, स्पेशल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। और कुछ प्रोविज़न जो है कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन भी होना जरूरी है। मैंने इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, तो उसमें से मोर देन 15 स्टेट्स का, जैसे GST, इसमें GST जो हुआ था वो मोर देन 50 स्टेट से रेटिफाई हुआ था, 15 स्टेट से तो जाके पास हुआ था, क्योंकि फेडरल सिस्टम फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा था। जहाँ भी फेडरल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है कोई भी अमेंडमेंट, तो उसमें रेटिफिकेशन किया जाता है मोर देन 50% ऑफ द स्टेट, मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स के द्वारा भी, प्लस पार्लियामेंट के द्वारा भी स्पेशल मेजोरिटी से। तो ये दोनों के तहत आर्टिकल 368 के तहत हम लोग अमेंड करते हैं। लेकिन कुछ सिंपल मेजोरिटी के द्वारा भी अमेंड होता है पार्लियामेंट में, उसको वो वैसा प्रोविज़न 368 के अंदर में नहीं आता है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि हमारा संविधान संशोधन करना रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संविधान में जो भी प्रोविज़न डाला गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न डाला गया है, जो भी प्रोविज़न है वो दुनिया के बहुत सारे संविधान को पढ़ करके समझ करके निचोड़ लिया गया है। अम्बेडकर जो के द्वारा क्लेम किया गया प्राउडली, है ना, कि आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हम लोग अपना संविधान बनाए हैं। तो 50% ऑफ द जो हमारा संविधान का जो प्रोविज़न है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया गया है, 35 से। तो हमारा संविधान में मेनली जो फिलोसफिकल पार्ट है, जैसे फिलोसफिकल पार्ट मतलब फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो
हमारा अमेरिकन संविधान से लिया गया है और आयरिश संविधान से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरिश का है और फंडामेंटल राइट्स लिया गया है और वो अमेरिका से लिया गया है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी अमेरिका से लिया गया है ना। और जो पॉलिटिकल पार्ट है संविधान का, जैसे कि जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा संविधान में जो फीचर्स हैं वो बोरो किया गया है, दुनिया के सभी संविधान से अच्छे अच्छे प्रोविज़न ले लिए गए हैं, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ठीक है, और नेक्स्ट है कि हमारा संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, बहुत ही लेंथीएस्ट है। लेंथीएस्ट होने का कारण है बहुत सारा, कि हमारा इंडिया बहुत ही डाइवर्स है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जोग्राफिकल फैक्टर है ना, बहुत सारे लैंग्वेज है, कास्ट है, क्रीड है, भाषा है और रहन सहन है, अलग अलग तरह के। तो अलग अलग तरह के लोगों के लिए कानून बनाने के लिए एक मोटा मतलब बहुत सारे प्रोविजंस लिखने पड़ते हैं, तो इसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट हो गया। हिस्टोरिकल फैक्टर भी बहुत सारे हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो एवोल्यूशन हुआ है वो अंग्रेज़ों के टाइम से ही होते आ रहा है। अंग्रेज़ों ने बहुत सारे कानून्स, रेगुलेशंस वगैरह और एक्ट वगैरह बनाए, जैसे काउंसिल एक्ट बनाए, चार्टर एक्ट बनाए, तो उन सब का भी प्रभाव दिखता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए हिस्टोरिकल फैक्टर भी होने की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट है। थर्ड एंड लास्ट वन जो है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के लिए डाला गया था, मतलब लिखा गया, स्टेट के लिए भी और सेंटर के लिए भी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में दोनों है, स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और सेंटर का अलग है। और ऑब्वियस बात है कि संविधान को सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट बनाने के जिम्मेदार लोग जो हैं, जो बना रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, संविधान सभा में वही लोग थे, ज़्यादातर लोग कौन थे, वकील, एडवोकेट, लॉयर, तो वो लोग जो थे, तो इस वजह से यहाँ पे प्रोविजंस की संख्या बहुत ज़्यादा हो गया, आर्टिकल्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये भी एक फैक्टर है, बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग देख लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और एग्ज़ाम में अक्सर आता है, मतलब मेंस में भी और पीटी में भी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।